स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देखना शुरू कर चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। और ब्रेक से पहले हमने ऑप्शंस की कॉल आपको बताई थी और स्नेहा सेठ ने आपको एलएनटी पर राय दी थी। तो एक बार फिर से जरा आपके सामने वो प्लेट लेकर आते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से जानकारी हो जाए कि एलएनटी पर क्या रणनीति लेकर चलनी है। तो एलएनटी 3300 का पुट जो है वो लेना है, जो कि 58 से 60 के प्रीमियम के आसपास आपको मिलेगा। लक्ष्य 110 का, स्टॉप लॉस यहां पर 30 रुपए का, अधिकतम मुनाफा जो है 7,500 का और नुकसान 4,500 तक का हो सकता है। और हमने आपको सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी इसके साथ बताया था। चलिए इन सबके बीच में अब शेयर बाजार सबका अधिकार की शुरुआत करते हैं। आप अपने सवाल हम तक इस शो में थोड़ा अलग तरीके से पहुंचा सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आप स्क्रीन पर लगातार एक क्यूआर कोड पाएंगे, जिस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ जाएंगे। उस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही जैसे ही आप व्हाट्सएप से जुड़ेंगे, आप अपने सवाल व्हाट्सएप पर हमें भेजिए और फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं अजीत जी। और अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और ख़ास तौर पे देखें अगर आज बाजार को, तो आप देखिए मिड कैप इंडेक्स तो और ज़्यादा दबाव में नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी देखिए 450 अंकों की गिरावट यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा भी पूरा मार्केट जो है इस वक्त प्रेशर में नज़र आ रहा है। तो पहले तो बाजार पर एक राय दीजिए और उसके बाद हम अपने पहले कॉलर को जोड़ेंगे। शुक्रिया प्रशांत देखिए, यस, जो कि काफी मेहनत करके एक रिकवरी आई थी मार्केट में, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके फेड आउट हो रही है। 50% ऑलमोस्ट आप रिट्रेस कर चुके हैं करीब उन गेन्स का। अब केवल एक सपोर्ट जो बचा हुआ है बाजार में इंडेक्स के तौर पे, अगर बात करें 23,200 का, जो कि एक लो बना था पोस्ट बजट। अगर उन लेवल्स के नीचे अगर आप गए तो मान के चलिए कि मार्केट में दोबारा से प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा आपको, और जनवरी मंथ के लोज थे करीब 22,800 तक के, उसके रिटेस्ट की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। बट बिल्कुल आपने सही कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में पेन ज्यादा है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि अवॉइड करिए अपनी लॉस मेकिंग पोजीशन को, ट्रेडिंग पोजीशन को एवरेज करना, स्पेशली इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। बिकॉज अगर मार्केट में बाउंस आता भी है, शायद वहां पे वो उस तरीके का रिस्पाइट और रिबाउंड देखने को ना मिले, उनकी तरफ से अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकती है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है इस मार्केट करेक्शन में। यहाँ पे नज़र दरअसल मिड कैप और स्मॉल कैप पे रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ मोहम्मद सैद जमील जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए। मोहम्मद सैद जमील जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, संपर्क शायद टूट चुका है। मैं आपको इनका सवाल बता देता हूँ। अजीत जी, MRPL पर इनकी खरीदारी है, 900 शेयर होल्ड कर रहे हैं लगभग 158 के भाव से। अगर चार्ट पे देखें तो स्टॉक वहाँ से करीबन 25% गिर चुका है। और अगर लॉन्ग टर्म भी देखें तो ये मल्टी मंथ लो पर ही कुछ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बताइए, इतना गिरने के बाद क्या यहाँ पे ओवरसोल्ड रीजन नज़र आ रहा है या और गिर सकता है स्टॉक? देखिए अंश, काफी शार्प डिक्लाइन देख रहा हूँ मैं। पिछले करीब 3-4 क्वार्टर से ही ट्रेंड नेगेटिव है और अभी तक कोई रिस्पाइट नहीं है डिस्पाइट ओवरसोल्ड पोजीशन। बट एक चीज उनके फेवर में है कि अब कहीं ना कहीं 105-107 का जोन है, वहां पे मल्टीपल सपोर्ट्स नजर आ रहे हैं ऑन ए लॉन्गर टाइम फ्रेम, अगर आप इसको क्वार्टरली या मंथली पे देखेंगे तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि अब इतना डैमेज उन्होंने ऑलरेडी झेल लिया है, तो और 105 तक के लेवल्स के लिए वो वेट कर सकते हैं, जो कि करीब 12 पॉइंट्स डाउन है फ्रॉम करंट लेवल्स। इन केस रिकवरी आएगी तो पहला हर्डल करीब 128 का होगा, उसके बाद करीब 140-45। तो उन लेवल्स के पास जाता है तो एक बार रिड्यूस करने की रिकमेंडेशन। सीधा हमें रुख करना होगा इंडिया एनर्जी वीक का। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। At a significant time amongst today's global uncertainty, and I would say it also comes at an opportune time. I don't think anyone here would disagree with me when I say that the last few years, encapsulated in the whirlwind events of 2024, have left the global energy order in transition. These include major geopolitical shifts. It is in this context that I believe that the India Energy Week provides a unique platform for all of us in the industry
to reflect and introspect, to catch up with each other, not just formally as business-to-business transactions are undertaken, but also informally for policymakers and stakeholders to understand what other nations are thinking of and what we can do together. We have here a representation that captures both the urgency of the moment and the excitement of the unfolding India story. The India Energy Week has emerged to become, if I may be allowed to say, the second largest energy event in only its third year. More than 70,000 energy professionals from over 50 countries will be participating in this event. I am pleased that the event will see participation from more than 20 energy and other ministers, including their deputies, from important stakeholders such as Qatar, UK, Russia, Brazil, Tanzania and Venezuela, to name only a few. Equally, the private sector and the global advisory and regulatory architecture are well represented. I welcome members and executives of international organizations such as OPEC, and I see my brother, the Secretary General here, IEF and IEA, as well as nearly 100 CEOs from Fortune 500 energy companies such as Honeywell, Petrobras, Technip Energies, ADNOC, Baker Hughes, Vitol, and many more. The fact that this is the first time this year that senior representatives from across the global energy sector will exchange notes is crucial. That is the true value of this week. It enables us to listen and learn from one another, to think together of the mega trends that will shape the future. It is our hope that the India Energy Week provides the much needed network effects which can foster constructive dialogue. But this platform, ladies and gentlemen, is not just a strategic conference. Beyond industry and technology, IEW is also about youth and innovation. More than 500 entrepreneurs are participating in startup challenges like Avinya and Vasudha, thus nurturing the next generation of energy disruptors. It is also an exhibition forum where cutting-edge innovations will be showcased by more than 700 exhibiting companies, more than 100 of which are exciting startups. I am overwhelmed to see the scale, depth and size of innovation, particularly in deep tech in the energy sector, such as artificial intelligence, machine learning, quantum computing, big data, drones and robotics. In many ways, harnessing the burgeoning innovation ecosystem, most notably in India, was a primary factor behind the inception of the first edition of the India Energy Week in 2023. Major oil and gas companies such as BP, Shell, Exxon, Chevron, McDermott have their global capability centers in India, where lakhs of Indian, a lakh being 100,000, Indian engineers are doing cutting-edge design, engineering, data processing and decision analytics for drilling operations, refinery operations and seismic data processing globally. The aim was and remains to establish India as the epicenter for new age technologies in this sector. In the past two editions, we witnessed notable innovations such as crude oil tank sludge cleaning, industrial biotechnology applications in upstream and downstream, eco-friendly batteries, remotely operated underwater vehicles and new electrolyzer technologies light up the event. Capturing the benefit of these innovations is not just necessary for the imminent transition, but also to protect our national interests. Nobody can say with any degree of certainty what the new framework for global energy markets will look like, but we can be sure that it is going to be transforming at breakneck speed, driven by forces that are both accelerating and colliding. What we see today is a recalibration of strategy, prioritizing near-term profitability while keeping long-term transitions efforts in play. Before anyone accuses me of ignoring our environmental obligations, I must state that the primary focus remains on increasing the adoption of biofuels, renewables and hydrogen.
The IEA estimated that global energy investment was going to exceed $3 trillion for the first time in 2024, with $2 trillion going to clean energy, technologies and infrastructure. Climate change is no longer a looming threat. It is already here. It is unfolding in many grave disasters. Wildfires, floods and record-breaking temperatures are clear reminders that the world is running out of time. के साथ हमारे अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ यशवीर जी शामिल है। यशवीर जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए। सर मेरे पास सेल के हैं 700 शेयर जी। 116 पे जी। एनटीपीसी ग्रीन 200 शेयर जी। क्या करना चाहिए इनका? 200 शेयर कौन से भाव से? 136। 136, ठीक है। और कितने समय तक रख सकते हैं आप? मैं रख सकता हूं जब तक जो है प्रॉफिट आए, जब तक सर, और क्या करूंगा? मतलब जब तक है जान तक, ठीक है। अगर कोई संभावना है तो रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले स्टील अथॉरिटी 700 शेयर है 116 के भाव से, वहां से देखें तो स्टॉक कुछ 15-16% गिरता हुआ नजर आ रहा है। एनटीपीसी पर भी इनकी खरीदारी है। एनटीपीसी पे खरीदारी इनकी कुछ 135 से है। 200 शेयर है 135 से इनकी खरीदारी है। वहां से देखिए तो स्टॉक ने वैसे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, कुछ 130-140% ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस साल के हाई से, पिछले साल के हाई से देखें तो थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन करेक्शन के बावजूद भी ये काफ़ी अच्छे गेन में बैठे हुए हैं। तो बताइए दोनों स्टॉक में क्या किया जाए? एनटीपीसी वैसे तो गेन में क्या, इसमें थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जाए? साथ ही साथ सेल पे एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। हालांकि ये होल्ड कर सकते हैं जब तक इन्हें वापस प्रॉफिटेबल नहीं बनता है स्टॉक। देखिए अंश, सेल में कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि अब डैमेज थोड़ा सा कैप्ड रहेगा, कंसिडरिंग कि एक अच्छा करेक्शन हम रिकॉर्ड हाई से ऑलमोस्ट इसके देख चुके हैं 52 वीक हाई से। और पिछले करीब अगर आप 1.5-2 महीने का देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक रेंज बिल्ड होती हुई नजर आएगी 100 से लेकर 110 तक की। तो अभी लास्ट वीक आप ऊपर के बैंड के पास गए थे, वहां से दोबारा से करेक्शन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं टाइम वाइज करेक्शन डेफिनेटली कंटिन्यू रह सकता है। मींस इनको प्रिपेयर होना चाहिए, करीब 95 तक के लेवल्स आने वाले टाइम्स में ये देखने को इसमें मिल सकते हैं। और बट उसके बाद जो प्राइस वाइज करेक्शन है वो ओवर हो जाएगी, फिर टाइम वाइज थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन होके फिर दोबारा रिकवरी का ट्रेंड बनेगा। तो अगर इनके पास लेट्स से 1 साल या उससे ज्यादा का समय है तो डेफिनेटली उनको बने रहना चाहिए। अब आते हैं एनटीपीसी ग्रीन्स पे। तो देखिए यहाँ पे जो इनिशियल आईपीओ के बाद जिस तरीके से एक सर्ज देखने को मिला था, उसके बाद से एक नेगेटिव टोन कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली बायस नेगेटिव साइड पर ही है। और जो कि लो बने थे करीब 106 के, अगर ये ब्रेक होते हैं तो फिर प्रेशर और आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। तो अगर इनका नजरिया इसमें शॉर्ट टर्म का है कि ये ट्रेड लिया था, अब इन्वेस्टमेंट बन गया है, मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आपका नजरिया 1 साल या उससे ज्यादा का है तो आप बने रहिए, अदरवाइज 106 के नीचे आपको पोजीशन को रिड्यूस करना चाहिए। ये है आपके दोनों स्टॉक पर रणनीति। चलिए कुछ यूट्यूब पर लाइव सवाल भी सामने आ रहे हैं। संदीप हमारे एक दर्शक हैं और अजीत जी, इन्होंने कोई लेवल्स तो नहीं बताया है, लेकिन लगता है एसबीआई में फंसे हुए हैं। एसबीआई बैंक में क्या करना चाहिए ये जानना चाहते हैं। एसबीआई पर बताइए क्या राय है। देखिए प्रशांत, यहाँ पे एसबीआई जैसे कि हम देख रहे हैं कि दूसरे पीएसयू बास्केट में भी आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। एसबीआई एक रेंज में ये भी आपको नजर आएगा, करीब 720 से लेकर 780 की एक रेंज। दोबारा से आप लोअर बैंड के पास आ गए हैं जहां से रिकवरी शुरू हुई थी। तो मुझे लगता है कंपैरेटिवली ये बेटर स्ट्रक्चर है अगर मैं विद इन दी पीएसयू बैंक अगर बात करूं तो। बट अगर आप बैंकिंग में बात करेंगे तो फिर आपको कोटक और आईसीआईसीआई वो बेटर प्लेस्ड है अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका लंबी अवधि का है तो आप बने रह सकते हैं। 700 मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बेस है इस स्टॉक में। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो कोटक बैंक और आईसीआईसीआई वो आपके प्रिफर्ड पिक होनी चाहिए विद इन द बैंकिंग स्पेस। नजरिया अजीत जी का एसबीआई पर। तो चलिए यूट्यूब से कुछ सवाल ले लेते हैं, वहां से काफी सवाल आ रहे हैं। तो ये फैजान का सवाल है आईटीआई पर। यहाँ पे 1000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 462 के भाव से। वहां से देखिए तो स्टॉक करीबन 40% गिर चुका है। अजीत जी बताइए आईटीआई पे क्या किया जाए? 462 की खरीदारी है इनकी।
देखिए अंश, कुछ दिनों पहले काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स थे और अब जब ये करेक्शन आ रही है तो इसमें ग्रेजुअल डिक्लाइन, कोई रिस्पाइट नहीं, वॉल्यूम बहुत ड्राई हो गए हैं। इसके लिए जब भी आप मिड कैप और स्मॉल कैप में ट्रेड कर रहे हैं और खासतौर से मोमेंटम अगर चेज कर रहे हैं तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे लगता है करीब 275 के पास आके शायद थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आएगा, बिकॉज उन्हीं लेवल के पास से लास्ट इसमें जो तेजी आई थी उन्हीं लेवल के पास ब्रेकआउट करने के बाद, कंसोलिडेशन करने के बाद आई थी। अगर वो लेवल होल्ड नहीं होता है तो फिर पॉसिबली आपको 240 या शायद उससे नीचे के लेवल दिख जाए। तो मेरे हिसाब से आपको 270 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। रिकवरी के केस में 320 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल होगा। अब वहां पे एक बार को पोजीशन थोड़ा सा रिड्यूस करने के बारे में सोच सकते हैं। लिमिटेड पर आपको राय। संजीव ठाकुर साहब का सवाल लेते हैं, हुडको पर राय जानना चाहते हैं और इनकी बाइंग प्राइस एक बार बता देता हूं। 290 के भाव पे इन्होंने हुडको में खरीदारी की है और 260 शेयर इनके पास है। अजीत जी फटाफट से बताइए हुडको में क्या करें। तो मैं भी अभी देखिए प्रेशर कंटिन्यू होता नजर आ रहा है प्रशांत, और मेरे हिसाब से करीब 180 के पास जाके शायद ये प्रेशर रुके। तो अभी के लिए इनमें कुछ नहीं करना है, इनके एग्जिस्टिंग जो भी पोजीशन है वो बने रही। 180 का स्टॉप लॉस रखिए। रिकवरी के केस में 218 से लेकर 240 ये लेवल्स इनको ध्यान रखने हैं। जब इन लेवल्स के पास आएगा एक बार दोबारा रिव्यू करें। इंपॉर्टेंट लेवल्स हुडको पे बताए गए हैं। लेकिन अजीत जी ज़रा ऑयल इंडिया देखिए, क्योंकि यूट्यूब पर इस पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे क्या किया जाए। हालांकि खरीदारी का रेट नहीं बताया, तो एक जनरल आउटलुक बता दीजिए कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पिछले साल के हाई से देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है। तो बताइए यहाँ पे क्या किया जाए। बिल्कुल, देखिए जो एनर्जी बास्केट के अगर आप ज्यादातर स्टॉक्स देखेंगे आपको इस तरीके की करेक्शन नजर आएगी कि ऑलमोस्ट 40-50% इन द रिकॉर्ड हाइज। अब पिछले करीब महीने भर से अगर आप देखेंगे तो ये ऑयल इंडिया में आपको एक 390 के लेवल को डिफेंड करने का काफी ज्यादा अटेम्प्ट दिखा है। तो आज भी जैसे कि एक रिकवरी डिक्लाइन आया, करीब 395 तक के स्टॉक आया, उसके बाद से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है। तो पोटेंशियली ये रिकवरी एक्सटेंड हो सकती है करीब 420-425 तक के लेवल के लिए। तो अगर आपके पास कोई पोजीशन है आप बने रह सकते हैं। 395 का स्टॉप लॉस रहेगा 425 तक के टारगेट्स के लिए। आपको मिलती हुई ऑल इंडिया पर बढ़ते हैं आगे। तिमाही नतीजों के बाद आखिर आयशर मोटर्स में गिरावट क्यों है? सृष्टि शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। सृष्टि बताएं। मोटर्स जो है रिवर्स गियर लगाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नतीजों में सबसे ज़्यादा निराशाजनक जो है कंपनी के मार्जिन्स रहे हैं। क्योंकि आप देखिए एक तरफ रॉयल एनफील्ड की जो वॉल्यूम्स है उसमें एक डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली और उसी के लिहाज से इस बार स्ट्रॉन्ग नतीजों की उम्मीद ज़रूर हम कर रहे थे, पर उसके विपरीत जाकर कंपनी के मार्जिन्स ने काफ़ी निराश किया है। हालांकि मैनेजमेंट का ये कहना ज़रूर है कि बीती तिमाही उन्होंने 5 नए लॉन्चेस किए हैं और उस लॉन्चेस के लिए काफ़ी खर्चे भी हुए हैं, तो उसको एक वन टाइम अगर एक्सपेंस माने भी तब भी जो है मार्जिन्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आए हैं। इसके अलावा अगर कंपनी के EBITDA पर व्हीकल या फिर ग्रॉस प्रॉफिट पर व्हीकल की बात करें तो वो भी 6 क्वार्टर्स के निचले स्तर पे आया है, जिससे बताया जा रहा है कि मिक्स जो है इस बार काफ़ी अच्छा नहीं देखने को मिला और इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन फिगर पर इम्पैक्ट ज़रूर रहा है। तो ये तो रही आयशर मोटर्स के नतीजों की बात। पर देखिए आयशर मोटर्स जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, हम सबको पता है कि एक प्रीमियम वैल्यूएशन हमेशा से डिमांड करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि आयशर मोटर्स अन्य कंपनीज के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है। बीती तिमाही इनके EBITDA में लगभग 10% ग्रोथ देखने को मिली, जो कि अन्य कंपनीज के मुकाबले एक अंडर परफॉर्मिंग नंबर जरूर है। क्योंकि आप TVS मोटर्स को देख लिए तो डबल डिजिट EBITDA ग्रोथ दिखाई, वहीं हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो भी 6 से 8% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। इसी के साथ ब्रोकरेजेस को भी ये स्टॉक जो है अब इतना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इलारा ने आगे चलकर अपनी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। अब इस पे बिकवाली की राय दे रहे हैं। हालांकि लक्ष्य प्राइस आगे के लिए एक फॉरवर्ड साल के लिए एडजस्ट करते हुए हल्का सा उन्होंने बढ़ाया जरूर है, पर अभी भी मौजूदा स्तर के नीचे 4736 के टारगेट्स दे रहे हैं वो आयशर मोटर्स के लिए। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने भी अपने टारगेट प्राइस घटाए हैं, 6000 से घटा के 5900 कर दिए हैं। इनका मानना है कि काफ़ी मार्केटिंग एक्सपेंस जो है ज़्यादा है, इसी के चलते उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025 से 27 में जो अपना EPS एस्टिमेट है उसको भी घटाया है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसके चलते आज आयशर मोटर्स में गिरावट है। दृष्टि आपका इस अहम जानकारी के लिए, और इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार में भी हमें विदा लेना होगा। अजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए इसी के साथ मुझे और अंश को आप इजाज़त दे